नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन और उनकी विरासत पर, जो हमें स्रोत मिले हैं उनके आधार पर, एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। उन्हें हम सब एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जानते हैं। हमारा मकसद है उनके प्रेरणादायक सफ़र और उसके स्थायी प्रभाव को समझना। जी बिल्कुल। और हम इस पर खास ध्यान देंगे कि कैसे उनकी शुरुआती कह सकते हैं कड़वे अनुभवों ने उन्हें असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, और कैसे आधुनिक भारत के लिए उनका जो नज़रिया था वो हमारे संविधान में झलकता है। स्रोत जो है वो उनके जीवन की काफ़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत उनके आरंभिक जीवन से ही करते हैं। 1891 में जन्म, एक महार परिवार में। पिता शिक्षा के समर्थक थे, ये अच्छी बात थी, लेकिन स्कूल में उन्हें जिस तरह का तीव्र जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा, हाँ। अलग बैठना, पानी तक को ना छूने देना, ये सब बातें यकीनन उन पर बहुत गहरा असर डाल गई होंगी। निश्चित रूप से। और शायद यही वो बातें थीं जिन्होंने उनके फौलादी इरादों की नींव रखी। और ये देखना कमाल का है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी पढ़ाई लिखाई की लगन कितनी जबरदस्त थी। वो अपने समुदाय से हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति बने। हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि थी उस समय। बिल्कुल। फिर बड़ौदा के महाराजा ने मदद की, स्कॉलरशिप मिली और वो विदेश गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उनका जो शोध था, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो भारत के मौद्रिक इतिहास पर था। मतलब सोचिए, उनकी पकड़ सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक मुद्दों पर भी कितनी गहरी थी। सही कहा। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी किया, ग्रेज इन से बैरिस्टर बने। ये जो पूरी दुनिया भर की शिक्षा थी ना, इसने उन्हें लोकतंत्र और असमानता की एक बहुत गहरी वैश्विक समझ दी। फिर 1923 में वो भारत लौटे और लौटते ही दलित अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। मूक नायक जैसे प्रकाशन शुरू किए। जी। फिर वो जो जमीनी लड़ाइयां थी, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927 का, सार्वजनिक पानी तक पहुंच के लिए, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 का, ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी कदम थे। बिल्कुल। उनका तर्क बहुत साफ था। वो मानते थे कि जातिगत अन्याय को मिटाना है तो सिर्फ बातें करने से या सामाजिक चेतना जगाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए और कानूनी सुधार जरूरी है। वो पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। और इसी संघर्ष के दौरान वो पूना पैक्ट का वाकया हुआ 1932 में, गांधी जी के साथ उनका मतभेद। अंग्रेज सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का। जी, कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं। मतलब सिर्फ दलित मतदाता ही दलित उम्मीदवार को वोट देंगे। अंबेडकर जी इसके पक्ष में थे। हाँ, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। सही। तो फिर हुआ पूना पैक्ट। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग तो माननी पड़ी, वो छोड़ दी गई। हाँ। लेकिन विधायिका में दलितों के लिए आरक्षित सीटें पक्की हो गईं। हाँ। उन पर वोट सभी डाल सकते थे। अच्छा। तो एक तरह से ये अंबेडकर जी की मूल मांग से समझौता था, पर इसने स्वतंत्र भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है, हाँ। उसकी नींव रखी। ये स्थिति थोड़ी जटिल थी। उन्हें अपने समुदाय के हितों और जो राष्ट्रीय एकता की चिंताएं थीं, उनके बीच एक संतुलन बनाना पड़ा। और शायद इसी अनुभव ने राजनीतिक संगठन की जरूरत को और पक्का किया होगा। तभी तो 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई। हाँ बिल्कुल। और फिर आगे चलकर आजादी के बाद वो भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष। ये भूमिका तो खैर ऐतिहासिक है ही। बिल्कुल। यहाँ उनका योगदान तो अद्वितीय है। मौलिक अधिकारों को गढ़ने में, खास तौर पर कानून के सामने समानता, बोलने की आजादी और भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, यानी अनुच्छेद 15-16, इनमें उनकी बहुत केंद्रीय भूमिका थी। और अनुच्छेद 17, जिसके जरिए अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ, वो तो एक युगांतकारी कदम था। जी। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रणाली की वकालत की। जी। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र बनाना नहीं था, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना था। यानी एक ऐसा समाज जहां स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वो सिर्फ कागज पर ना हो, असलियत में हो। हालांकि 1951 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था, वो हिंदू कोड बिल पर मतभेद से शायद। जी हाँ, वो बिल हिंदू निजी कानूनों में सुधार करके महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की कोशिश थी, शादी, तलाक, विरासत के मामलों में। लेकिन उसका विरोध बहुत हुआ
और इसी मतभेद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, उन्होंने कुछ बहुत प्रभावशाली किताबें भी लिखी जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्धा एंड हिज धम्मा। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके जीवन का एक और बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाना। उनके साथ लाखों अनुयायियों ने भी दीक्षा ली थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। ये एक तरह से हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था थी उससे बाहर निकलकर समानता और तर्क पर आधारित एक जीवन दर्शन की तलाश थी। एक बहुत बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक कदम। और फिर दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। जी, उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में, संविधान निर्माता के तौर पर और करोड़ों वंचितों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में। तुमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्तिगत तौर पर इतना भेदभाव झेला, फिर भी बेहतरीन शिक्षा हासिल की, सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया और आखिरकार भारत के संविधान को आकार देने में इतनी निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी विद्वत्ता, उनका संघर्ष, उनकी दूरदर्शिता, ये सब मिलकर उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़े जाते हैं। अंबेडकर जी का एक कथन है, मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य मन की साधना होना चाहिए। उनका अपना पूरा जीवन ज्ञान की और सामाजिक बदलाव की एक निरंतर साधना ही तो था। सही बात है। तो आज के समय में जब हम प्रगति और न्याय की बात करते हैं तो उनके जीवन से मिली ये सीख कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, ये बात आज कितनी प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।